ओबीसी कहने का हक भी उसे है। मंडल आंदोलन और जातिवार जनगणना की बात करता है, जिसकी जबान से मंडल आंदोलन का एक शब्द न सुनाई दे और जाति जनगणना पर कोई बात न कहे, जाति जनगणना न होने दे, उसे हम कभी भी ओबीसी नहीं मानेंगे। इस बात को इस अलगार परिषद के मंच से पूरे देश को हम साफ कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल जाति का नहीं है, ये सवाल हक और हिस्सेदारी का। माननीय लालू प्रसाद यादव, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान और दक्षिण भारत में करुणानिधि, इन लोगों ने मिलकर के मंडल आंदोलन की लड़ाई लड़ी। लाठियां चली थी साहब। ओबीसी समाज के लोगों, हमारे घर के नौजवानों को शायद पता नहीं है, क्योंकि वो जा रहे हैं कि उनके झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, जो राम को लाए उनको लाएंगे, उनको वोट देने गए। ओबीसी समाज के नौजवानों को भुला करके अगर आप सब लोग, ये जो जनगणना रथ चल रहा है, मेरी एक सलाह है, पतली पतली किताब इसमें फूले, अम्बेडकर, पेरियार और मंडल कमीशन की घर घर बांटिए और अपने नौजवानों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका नौजवान पढ़ेगा नहीं तो कौवा कान लेकर गया, वो कौवे के पीछे भाग रहा है और इधर उसका सारा भविष्य मिट जाएगा। प्रोफेसर की नौकरी उसी झूठे ओबीसी के लोगों ने छीन ली कि ये देश में घूम करके मंडल कमीशन और संविधान की बात करता है। मैं कहा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा। और इसलिए हमारे कंधों पर एक जिम्मेदारी है, कर्जा है इन महापुरुषों के बलिदान से बने हुए भारत का। नोटबंदी हुई तो कहा गया कि 50 दिन भाई और बहनों हमें दे दो, फिर जिस चौराहे पर बुलाओगे मैं आऊंगा। याद है ना किसकी बात कर रहा हूं? देश के सबसे झूठे ओबीसी की बात कर रहा हूं। वैचारिक मंच से किसी का नाम नहीं लेना, ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि यहाँ नाम लूंगा तो छत्रपति शिवाजी का नाम लूंगा, महात्मा फूले का नाम लूंगा, सावित्रीबाई फूले का नाम लूंगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लूंगा। छोटे मोटे लोगों का नाम लेकर के इस मंच की गरिमा को नहीं कम करना। जैसे फेक ओबीसी, वैसे ही फेक डिग्री, जिसकी डिग्री झूठी, पिछले दिन उसने विद्यार्थी पर चर्चा एक कार्यक्रम किया, मन की बात, काम की बात नहीं करता, परीक्षा पर चर्चा, विद्यार्थियों से किया परीक्षा पर चर्चा। वो आदमी परीक्षा पर चर्चा कर रहा है जिसका खुद की डिग्री का पता ही नहीं है, चौथी पास है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया है या एमए किया, नहीं पता ना। हम तो चाहते थे कि आप भी पढ़ते। विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा कि कौन सा पेपर सबसे कठिन लगता है बच्चों आपको। एक शरारती विद्यार्थी खड़ा होकर बोला, बैलेट पेपर। समझ रहे ना? पहले हमारे यहाँ समाजवादी आंदोलन का नारा हुआ करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। हमारे यहाँ अब क्या हो गया? आप हीरा खरीदने जाएंगे तो 3% जीएसटी है, कलम और कागज खरीदने जाएंगे तो 18% जीएसटी दे। कलम और किताब पर अगर टैक्स लगा दे तो इसका मतलब उस देश का राजा अनपढ़ है। इसलिए मैं कहने आया हूं कि शिक्षा उसे नहीं मिली तो उसने देश की शिक्षा बेच दी। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बिक गए, और अगर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बिक गए तो ये 27% आरक्षण भी आप कहां लेने जाओगे? उसने एक एक करके सारी चीज बेच दी, भेल बेच दिया, नवरत्न कंपनियां बेच दी, और उसके बाद जब लोगों ने पूछा तो उसने एक नारा दे दिया, हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे, हमारा और आपका क्या होगा, ये मैं पूछने आपसे आया। उस फकीर के पास कुछ नहीं था, और जब मौका मिला तो 10 लाख का सूट पहना था, भूले नहीं ना है। सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी दो जगह पे आरक्षण है ना, राजनीतिक आरक्षण को छोड़ दे तो। और सरकारी शिक्षा बिक गई, सरकारी नौकरी बिक गई, तो आरक्षण आप लोगे कहां? इसलिए आज जब इस देश में आरक्षण को बचाना है तो सबसे पहले इस देश में ऐसी जालिम सरकार को बदलना होगा जो पूरे देश को नीचे हाथों में बेच रही है। दलित समाज को जब अपना एक नायक मिला तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी, उन पर आंदोलन चलाए, और आज देखना इस देश में जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट से छेड़खानी हुई तो 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद हुआ था, याद है कि नहीं आपको? हम लोग इसमें शामिल थे। क्या जाति जनगणना पर एक दिन पूरा भारत बंद करने की क्षमता इस देश में ओबीसी को नहीं है? आबादी 60% हम बताते हैं,
और अगर हम एक दिन के लिए भारत बंद न कर पाए तो फिर तो हमको अलग अलग करके हमारा हक तो मारा ही जाएगा। हमारे ही लोग, कुछ लोग उधर शामिल होकर के उधर से हमारे लोगों के खिलाफ कानून बनाएंगे। इसलिए हमें दलित समाज से एक बात अगर सीखनी है तो इन महानायकों को याद करो। महात्मा फूले को पहली बार आपको पढ़ने को, आप तो खैर महाराष्ट्र में हैं, आप लोग हो सकता है ज्यादा जानते हो, लेकिन उत्तर भारत में महात्मा फूले को और पेरियार को पहुंचाने वाले नायक का नाम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचाने वाले नायक का नाम मान्यवर कांशी राम था, जिन्होंने 85% आबादी की बात की थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। इसलिए मेरे लोगों, अब वक्त सोने का नहीं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। उतने लोग 3% आबादी वाले जाग गए, 10% इरेगुलर रिजर्वेशन दे दिए। 60% आबादी वाले जाग जाएंगे तो 52% आबादी को रिजर्वेशन भी लेंगे और जाति जनगणना भी कराएंगे, क्योंकि आपकी ताकत तो इतनी बढ़ गई कि जो जनगणना 2021 में होनी थी अभी तक नहीं हुई। केवल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अब की अगर होगी तो जाति जनगणना करानी पड़ेगी। एक धक्का और दो और इस जालिम को सरकार से निकाल दो, उसके बाद हमारी सरकार हो, हम जाति जनगणना भी कराएंगे और जिसको जितना हक होगा उसको उतना हक होगा। संचालक महोदय, मला मराठी येत नाही, ये एक लाइन इसलिए सीखा है कि आप लोगों से माफी मांग सकूं और आप सबसे हिंदी में अपनी बात कहने की गुजारिश कर सकूं। तो हिंदी में बात रखूं, आप समझ जाएंगे। बिल्कुल। जब विचारधारा और उसूलों की लड़ाई का मंच लगा हो तो कोई भाषा बाधा नहीं आती। हम लोगों का दिल मिल गया तो भाषा मिलने की कोई दिक्कत ही नहीं। हमारी लड़ाई एक है। सबसे पहले ओबीसी जात निहाय जनगणना कृति समिति व महिला समन्वय समिति बड़ी मारेगांव झरी जिला यवतमाल के इस तत्वावधान में ओबीसी एल्गार मोर्चा के सभी आयोजकों का बहुत धन्यवाद है कि आपने अपनी इस ऐतिहासिक लड़ाई में मुझे भी शामिल होने का एक ऐतिहासिक मौका दिया है। इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति का बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हम ओबीसी अधिकारों पर बात करेंगे, तो कुछ प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी आए हुए हैं, ये बताएंगे कि उस प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाए। पिछले दिनों उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि सबसे बड़ा ओबीसी उन्हें नहीं दिख रहा। बाद में लोग खोजने लगे तो पता चला वो तो फेक ओबीसी है, झूठा ओबीसी। अगर कोई ओबीसी होने का दावा करता है तो सबसे पहला काम, सबसे पहली शर्त उसकी है कि वो संविधान का सम्मान करेगा, वो संविधान बदलने वालों के साथ कभी नहीं खड़ा होगा। ओबीसी कहने का हक भी उसे है जो आज की तारीख में मंडल आंदोलन और जातिवार जनगणना की बात करता है, जिसकी जबान से मंडल आंदोलन का एक शब्द न सुनाई दे और जाति जनगणना पर कोई बात न कहे, जाति जनगणना न होने दे, उसे हम कभी भी ओबीसी नहीं मानेंगे। इस बात को इस एल्गार परिषद के मंच से पूरे देश को हम साफ कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल जाति का नहीं है, ये सवाल हक और हिस्सेदारी का। तो जो लोग झूठे नाम लगाए होंगे, वो लोग चाहते हैं कि इस देश का संविधान बदल दिया जाए। मैं वली आ रहा था
रास्ते में अभी थोड़ा बहुत मराठी समझ में लेता हूं, तो जो आयोजक जी बोल रहे थे वह भी जिक्र कर रहे थे कि आजकल बहुत बाबा घूम रहे हैं, कथा भागवत कहते हैं। हमारे साथ जो हमारे मित्र थे वो कह रहे कि पिछले दिनों इनकी कथा हुई यहीं पर आसपास में कहीं, लाखों लोग वहां कथा सुनने चले गए और उन लाखों लोगों में से आप उनका जातिगत जनगणना करा लीजिए, उसमें 80 से 90% हमारे लोग हैं। हमारी लड़ाई यहीं रुकी हुई है। कथा सुनाने कौन आया है? और उस आदमी को मैं बहुत दिन से खोज रहा हूं, कभी मिलता नहीं। मेरे आने के पहले ही कथा सुना के चला जाता, क्योंकि उसको मैं उस दिन से खोज रहा हूं जिस दिन उसने अपनी कथा सुनाते हुए कहा कि मान लीजिए आपका बेटा बेटी पढ़ाई नहीं कर पाया हो, एग्जाम उसका जिस दिन हो, परीक्षा देने जाए, उसे कुछ नहीं आ रहा, तो बेल पत्री पर शहद लगा करके एक जगह पर लगा दीजिए, आपका बेटा परीक्षा में पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि इसी कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया, और वही कथावाचक घूम करके हमारे लोगों को कह रहा है कि हम धर्म बचाने आए। लाखों लोगों की भीड़। और हमारे दोस्त ने कहा कि जब वो कथा सुनाने आया था तो जिन्होंने कथा ऑर्गेनाइज कराई उन्होंने लोगों की जमीन को क्यों मांगा कथावाचन करने के लिए कि आपकी जमीन पर कथा होगी तो जमीन पवित्र हो जाएगी, उसमें अनाज ज्यादा पैदा होने लगेगा, ये पुण्य का काम हो रहा है। पता नहीं उन किसानों की जमीन में अनाज ज्यादा पैदा हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर इससे फसल पैदा करके भूखे इंसानों का पेट भरने वाले हमारे लोग थे, और उन्होंने इस जमीन को उपजाऊ बनाया है और सदियों से लोगों का पेट भरा है। और आज उस पेट भरने वाली कौम को, ओबीसी को, किसान कमेरा को धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है। कथा सुनाने जाते हैं और वो कभी कथा सुनाने वाला आखिरी में एक वाक्य जरूर बोलेगा। महाराष्ट्र के लोगों वो आपके यहाँ भी आया है, क्योंकि वो चुनाव के पहले प्रचार करने आया। वो धर्म का प्रचार नहीं करते ये बाबा, ये सीधे सीधे राजनीति है। जैसे जहां जिस राज्य में इलेक्शन हो, आजकल सत्ताधारी दल का प्रचार वाहन बाद में जाता है, ईडी और सीबीआई पहले पहुंच जाती है उनका प्रचार करने के लिए। और महाराष्ट्र के लोगों से बेहतर कौन समझेगा? जो लड़ रहा था उनकी पार्टी ही तोड़ दी। नोटबंदी हुई थी, एक किस्से से शुरू करता हूं क्योंकि आराम से आपसे बात करनी है। नोटबंदी के समय पाखंड और अंधविश्वास में सबसे ज्यादा हमारे लोग फंसे। नोटबंदी हुई तो कहा गया कि काला धन वापस आ जाएगा। कितना वापस आया कभी पता चला? नोटबंदी हुई तो कहा गया कि 50 दिन भाई और बहनों हमें दे दो, फिर जिस चौराहे पर बुलाओगे मैं आऊंगा। याद है ना किसकी बात कर रहा हूं? देश में सबसे झूठे ओबीसी की बात कर रहा हूं। वैचारिक मंच से किसी का नाम नहीं लेना, ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि यहाँ नाम लूंगा तो छत्रपति शिवाजी का नाम लूंगा, महात्मा फूले का नाम लूंगा, सावित्रीबाई फूले का नाम लूंगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लूंगा। छोटे मोटे लोगों का नाम लेकर के इस मंच की गरिमा को नहीं कम करना। ये वैचारिक मंच है। और मैं बधाई देता हूं कि आपने जो पर्चा छपवाया है, उस पर्चे में केवल ओबीसी लोग नहीं है ये जो नायक बनकर के खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो हक और न्याय की लड़ाई के लिए कुर्बानी दिए, और इसमें दिखता है कि इस देश के 90% लोगों को आपने शामिल किया। इस पर्चे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं,
जो ओबीसी नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि ओबीसी को भी उसका हक मिले। तो हम उसको भी अपना मानते हैं जो विचारधारा से हमारी बात करता है। इसलिए यह वैचारिक मंच है और इसलिए मैं आप पूरी आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ओबीसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम जातिवाद करते हैं। और ये बात किसने कही? उसी झूठे ओबीसी ने कही। मैं झूठा ओबीसी कहूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं सबसे बड़े ओहदे पर बैठे एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। और क्यों बात कर रहा हूं? आपके बगल में एक रथ खड़ा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है जनगणना रथ। आज की तारीख में अगर इस देश में कोई भी अपने को ओबीसी होने की बात करता है तो वो कहेगा कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए और जनगणना से ये तय हो जाएगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जब उस ओबीसी से लोगों ने कहा कि भाई तुम भी ओबीसी हो, अब तो प्रधानमंत्री भी बन गए हो, तो जातिवार जनगणना करवाओ, तो ओबीसी ने कहा कि जाति तो होती ही नहीं। पता है ना, अभी हमारे मित्र जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि इस प्रदेश के भी मुख्यमंत्री अभी एक कमेटी बिठा रहे हैं कि हम जनगणना कराने के लिए सोचेंगे। जब जाति होती ही नहीं तो गुजरात के मुख्यमंत्री से जब चले थे प्रधानमंत्री बनने तो 2013 में उनसे किसी ने उनकी जाति पूछी थी क्या? लेकिन वोट लेना हुआ ओबीसी का तो दोनों बाहें फैलाकर कहा गया कि मेरे भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। बताइए आपको याद है कि नहीं याद? बोला था कि नहीं बोला? जब 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनना हुआ तो 2019 में जाके कहे कि मैं तो अति पिछड़ी मां का बेटा हूं, एक्सट्रीम ओबीसी। और जब 2023 में इस देश में जाति जनगणना के लिए कहा गया कि 2023 में जाति जनगणना करानी होगी, तो वही झूठा ओबीसी कह रहा है कि जाति तो होती नहीं, केवल गरीब और अमीर ही दो जाति होती है। अगर गरीब ही जाति होती तो तुमने ओबीसी बताकर अपना वोट क्यों मांगा था? तुमने यहाँ पर ट्विटर पर ये क्यों लिखा और वहां उनके पार्टी के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, सदन में खड़े होकर कहा कि सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री हमने दिया। देखा था ना आपने? सबसे ज्यादा आमदार और खासदार हमने दिया ओबीसी के, सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी के हमने दिया, सबसे ज्यादा ओबीसी को न्याय हमने दिया। मैं एक सवाल करता हूं यहां से कि जब ओबीसी का मंडल आंदोलन चल रहा था और मंडल लागू हुआ तो मंडल के विरोध में कमंडल का रथ लेकर के कौन सड़क पर निकल गया था? और उस रथ यात्रा का संयोजक कौन था? वही झूठा ओबीसी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब मंडल आंदोलन लागू हुआ तो उस तरह के लोगों ने एक झूठ बोला कि अब इस देश में जातिवाद बढ़ जाएगा। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक किसान परिवार में पैदा हुआ, मेरे पुरखे गाय भैंस चराया करते थे, हजारों साल से उन्होंने खेत में काम करके गाय भैंस चरा करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया, और उनके बच्चे किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने को नहीं मिला उन्हें, और जाने कितने पीढ़ियां कुर्बान हो गई, मगर उनकी मेहनत के दम पर कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू न होता तो मेरे जैसा हजारों लाखों नौजवान आज वहां नहीं होता जो आंख में आंख मिलाकर तानाशाह से कहता है जो ओबीसी की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। तो अगर संविधान नहीं लागू हुआ था तो क्या हो रहा था? कोई मुख से पैदा हो रहा था, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा था। एक कथावाचकों से जब आप पूछिए कि इंसान दुनिया में एक तरह से पैदा होता है, तो एक कथावाचक सब आके कहेगा कि इंसान हमारे यहाँ देश में कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ। कर्म कांड और अंधविश्वास में हमारे लोगों को जकड़ लिया और उनकी असली लड़ाई से उन्हें हटा दिया। और वो असली लड़ाई क्या थी? हिस्सेदारी की लड़ाई। हमारे लोग, ओबीसी समाज में आने वाले लोग, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आने वाले लोगों का इतिहास 2000-1000 साल पहले क्या था? वो शासक कौमें थे।
आज मराठा आंदोलन चल रहा है, हम तो उनका भी सम्मान करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई जब मंडल लागू हो रहा था, जब ओबीसी की गिनती हो रही थी, तब हमारे ही भाइयों ने कहा कि हम ओबीसी नहीं है, हम तो अगड़े हैं। जो आपके यहाँ मराठा की हाल है वही हमारे यहाँ उत्तर भारत में जाट, गुज्जर और पटेलों की हाल है कि जब ओबीसी समाज के लोग गए और कहे कि भाई हम सबको एक होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम पिछड़े नहीं है, हम तो अगड़े हैं, हम मंडल आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। बाद में उन्हें समझ में आया कि तुम्हारे कहने से तुम अगड़े नहीं हो जाओगे। जो मुख से पैदा हुआ वो कहेगा कि पहले तुम मुख से पैदा होकर दिखाओ, तब हम तुम्हें अगड़ा मानेंगे, क्योंकि तुम तो पैर से पैदा हुए, इसलिए तुम्हारे हमारी नजर में तुम पिछड़े ही रहोगे। जब यह बात उन्हें समझ में आई तो अब वो भी कहते हैं कि हमें भी ओबीसी में रिजर्वेशन चाहिए। यही ना लड़ाई है, हम उनसे लड़ने की बात नहीं कर रहे। महात्मा कबीर हमारे नायक हैं, उन्होंने एक बात कही है, कहे कबीर जाएगा वही और जबे से चेता तबे से सही। जिस दिन आंख खुल जाए उसी दिन सवेरा। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये जितने भी कमेरा कौम के लोग हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन उनकी भी जुबान से ये आंकड़ा निकलना चाहिए, ये नारा निकलना चाहिए कि इस देश में जाति जनगणना करो। और मंडल कमीशन कहता है ओबीसी को 52% आबादी थी, आज अगर गिनती कर लोगे तो वो 65% से ऊपर निकलेगी। 65% आबादी को 65% आरक्षण दे दो और सबको बराबर की हिस्सेदारी दे दो, यह मांग भी आपको करनी चाहिए। यही तो लड़ाई है, इतना ही लड़ाई का फेर है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोगों की लड़ाई का इतिहास वो शासक वर्ग की लड़ाई का है। हमारे यहाँ इसी जमीन से पैदा हुए शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका राज तिलक करने से क्यों मना किया, ये इतिहास तो महाराष्ट्र के लोग हमसे बेहतर जानते होंगे। वो तो राजा थे और उनकी ताकत, उनका हिम्मत और उनके हौसले का आज कोई सानी नहीं है। उनका रंग भगवा देखकर कुछ लोग उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि छत्रपति शिवाजी जब राजा बनना चाहे तो उनका राज तिलक करने से मना क्यों किया गया। बनारस से एक पंडित आया और उसने अपने पैर के अंगूठे से राज तिलक किया, ये इतिहास हमने तो नहीं लिखा है। और ये क्यों हुआ, जाति के नाम पर नहीं हुआ, क्योंकि शिवाजी की माता वो उस कमेरा कौम से आती थी और उन्होंने उस कमेरा कौम की उस ताकत को उनको सीख में दिया था। और इसलिए हम राजाओं के इतिहास में 2 राजाओं को, 3 राजाओं को कह सकते हैं। सबसे पहले राजा सम्राट अशोक को याद करते हैं, वो मौर्य वंश के थे ना, और मौर्य वंश तो ओबीसी में आता है। तो जब जिस कौम के राजा रहे, आज उनके लोगों को जाति जनगणना के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इतना ही समझाने में आपसे आया हूं और आपसे समझने आया हूं। आप भी समझ रहे हो तो मुझे भी बताइए। मौर्य वंश, पाल, प्रतिहार, गुर्जर वंश, चोल चालुक्य साम्राज्य से लेकर के तमाम जगहों पर, नीलगिरी के यादवों से लेकर के जो वहां पर भील प्रदेश है, गोंडवाना लैंड है, इनमें तो SC ST OBC जो आज कहते हैं उनके लोग ही तो राजा थे। सम्राट अशोक की तलवार में जब दम दिखाना हुआ तो कलिंग की नदी का रंग लाल हो गया, और जब उन्होंने अपना तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया तो पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया। हमारे राजाओं में एक राजा वो, दूसरे राजा छत्रपति शिवाजी, और तीसरे राजा इसी महाराष्ट्र की कोल्हापुर के सरजमी से निकले छत्रपति शाहू जी महाराज थे, जिन्होंने अपने दरबार में पहली बार जाति जनगणना कराई थी। हम तो उन्हें याद करते हैं, उस विरासत को याद करते हैं। और उस विरासत को देखिए, कोल्हापुर के दरबार में जब छत्रपति शाहू जी महाराज ने जाति जनगणना कराई तो 75 पदों में से 68 से 70 पदों पर तो केवल वही थे जो मुखस से जाए थे। मैं इशारे में कह रहा हूं, समझ जाएंगे। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, हमारे यहाँ कोई मुख से भी पैदा हुआ। और हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा कि अगर कोई मुख से पैदा हुआ तो गर्भ कहाँ ठहरा था। ये हमने नहीं पूछा, ये हमारे महात्मा पूछ गए।
लेकिन दुनिया में इस देश का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आया हूँ। जरा विदेश में जाकर ये भी कहो कि मैं उस देश से आया हूँ, आपके यहाँ इंसान मुख से नहीं पैदा होते, हमारे यहाँ मुख से भी पैदा हुआ। नहीं कहते क्योंकि दुनिया हंसेगी। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। भारत में रहो तो कुछ भी बोल दो कि मैं 35 साल भीख मांग कर काम किया, नाली के गैस से चाय बनाया करता था, पता है कि नहीं? अगर नाली के गैस से चाय बनने लगे तो सिलेंडर 1200 रुपए वाला क्यों खरीदेंगे आप? सबके घर के पास एक नाली होगी, उसमें एक बर्तन लटका करके पाइप लगा के खाना बना लीजिए। इतना बड़ा झूठ दुनिया में और कहीं बोला जा सकता है? इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, क्योंकि हमारे लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। उस गुलामी को दूर करने के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज ने एक लकीर, एक रोशनी को जगाई थी आपको। अपने दरबार में जाति जनगणना कराई और कहा कि हमारे दरबार के 99% पदों में केवल उच्च जाति के लोग हैं और दरबार के मध्यवर्ती पदों में से 50 में से 45 ब्राह्मण। तब उन्होंने 2 जुलाई 1902 को 26 जुलाई 1902 को अपने दरबार में 50% गैर सवर्णों के लिए आरक्षण लागू कर दिया था और ये भारत का संविधान लागू होने से पहले हुआ था। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे नायक छत्रपति शाहू जी महाराज, वहां जाति जनगणना हुई तो उसका रिजल्ट देखा। अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई और आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी 1931 में, और उस समय की आंकड़े के हिसाब से मंडल कमीशन ने कहा कि हमारी 52%, 52% पॉपुलेशन अदर बैकवर्ड कम्युनिटी की, अदर बैकवर्ड क्लास की। 1941 में द्वितीय युद्ध हो रहा था, इसलिए जाति जनगणना नहीं। और उसके बाद भारत आजाद हो गया, भारत का संविधान लागू हुआ। 1951 में जनगणना होनी थी, आजाद भारत की पहली जनगणना। और भारत में उन लोगों को जिनको राज करने का मौका मिला तो उन्होंने क्या कहा था, आप सबको याद होगा, आप तो जागे हुए लोग हो। उन्होंने कहा कि अगर जाति जनगणना होगी तो जातिवाद बढ़ जाएगा। बोला था ना, जब भारत के 2 टुकड़े हुए थे धर्म के नाम पर, फिर भी 1951 में धर्म गिना जा रहा था। क्या धर्म गिनने से सांप्रदायिकता नहीं बढ़ गई थी? जाति गिनने से सांप्रदायिकता बढ़ गई। इसका मतलब आधा आपके साथ अन्याय उसी दिन हो गया था जिस दिन 1931 से जाति जनगणना बंद हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1948 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ और 2 अधिवेशन हुआ था। पिछड़ा वर्ग आयोग संघर्ष समिति, पिछड़ा वर्ग शोषित संघ, बैकवर्ड क्लासेस लीग, शिवदयाल सिंह चौरसिया, त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, शायद आप लोग जानते होंगे। उन लोगों ने वहां पर यह नारा लगाया कि जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। देखो भाई, ओबीसी समाज के लोगों, एक बात हमें और आपको समझनी होगी, दलित समाज को अछूत बना दिया था। पता है ना आप सबको इतिहास? हमें तो अछूत नहीं बनाया ना, क्योंकि हमें अछूत बना देते तो उन थोड़े से लोगों का राज चला जाता। कुम्हार, लोहार, कढ़ाई, नाई, मोची और हाथ से श्रम करने वाले किसान, उनके बनाए हुए चीजों से तो इनका घर चल रहा था। ये कथावाचक आते हैं तो क्या कहते हैं, तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओ, यही ना बोलता है। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इसलिए किसी मोह में मत पड़ो, प्रभु को याद करो, और जब आप जाने लाएंगे तो उसकी झोली उस भीड़ में जाएगी कि जेब में जो लेकर आए हो वो हमें देकर जाओ। अरे भाई, जब हम कुछ लेकर ही नहीं आए तो तुमको क्यों देने जाएं? ओबीसी समाज के लोगों, अपने इतिहास को पढ़ो। इसमें महात्मा फूले की 4थे नंबर पर फोटो लगी है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है तृतीय रथ। ध्यान से सुनना, आप मैं फिर इतिहास में आऊंगा। और ये कहानी मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा, मैं जानता हूं कि मेरी जितनी उम्र नहीं होगी, मेरे मंच पर और सामने उससे ज्यादा उम्र लोगों ने संघर्षों में लगा दी, वो हमारे सामने बैठे हैं। तो हम तो आपसे सीखने आए साहब। आप जब सम्मान में ये पीला पटका हमारे गले पर रखे तो हमें लगा कि प्रोफेसर की नौकरी मेरी छीन लिया। आपको पता होगा ना, प्रोफेसर की नौकरी उसी झूठे ओबीसी के लोगों ने छीन ली कि ये देश में घूम करके मंडल कमीशन और संविधान की बात करता है। मैं कहा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन।
और इसलिए हमारे कंधों पर एक जिम्मेदारी है, कर्जा है इन महापुरुषों के बलिदान से बने हुए भारत का। हम पैदा हुए तो भारत में संविधान लागू था, हम पैदा हुए तो मंडल कमीशन लागू था, और आज इस देश के लोगों को बताओ कि इस देश में संविधान को भीतर से खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया, जब उन्होंने पूरा देश निजी हाथों में बेच दिया। सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी दो जगह पे आरक्षण है ना, राजनीति का आरक्षण को छोड़ दे तो, और सरकारी शिक्षा बिक गई, सरकारी नौकरी बिक गई, तो आरक्षण आप लोगे कहां? इसलिए आज जब इस देश में आरक्षण को बचाना है तो सबसे पहले इस देश में ऐसी जालिम सरकार को बदलना होगा जो पूरे देश को निजी हाथों में बेच रही है। उसने नारा लगाया था दोनों हाथ फैला करके, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चुपचाप यहां कैसे रह जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। याद है ना आपको, इस मिट्टी की सौगंध खाई थी उसने ना। और जैसे ही प्रधानमंत्री बना, उसे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बना उसने सबसे पहले वो रेलवे स्टेशन बेच दिया जिस पर झूठ बोलता था कि चाय बेच रहा। रेल बिक गई, ट्रेन की पटरी बिक गई, कहा था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो उसका हवाई चप्पल भी बिक गया था। बैंक बिक गया, सरकारी जमीन बिक रही है, सरकारी शिक्षा बिक गई। मैं प्रोफेसर रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, 14 साल मैंने पढ़ाया है, और मैं जानता हूं कि देश के सरकारी स्कूल और सरकारी विश्वविद्यालय अब उसी अपने दोस्तों के हाथों बेच दिए गए। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं तो हमारे और आपके घर के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे जहां न पढ़ाने को मास्टर है और जहां न कोई इमारत है। ये टूटी हुई टंकी देख रहे हैं ना, इस पे पेंट नहीं हुआ जब से कभी बनी है। इस देश के सरकारी स्कूल को जाकर देखिएगा, इससे ज्यादा खंडहर की हालत में हमारे घर के बच्चे पढ़ते हैं। बताओ ये भारत बेच दिया कि नहीं बेच दिया? बैंक बेच दिया, सरकारी शिक्षा बेच दी, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बेच दिए, अस्पताल बेच दिया। पहले हमारे यहाँ समाजवादी आंदोलन का नारा हुआ करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। हमारे यहाँ अब क्या हो गया, आप हीरा खरीदने जाएंगे तो 3% जीएसटी है, कलम और कागज खरीदने जाएंगे तो 18% जीएसटी देते हैं। कलम और किताब पर अगर टैक्स लगा दे तो इसका मतलब उस देश का राजा अनपढ़ है। इसलिए मैं कहने आया हूं कि शिक्षा उसे नहीं मिली तो उसने इस देश की शिक्षा बेच दी। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बिक गए, और अगर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बिक गए तो ये 27% आरक्षण भी आप कहां लेने जाओगे? उसने एक एक करके सारी चीज बेच दी, रेल बेच दिया, नवरत्न कंपनियां बेच दी, और उसके बाद जब लोगों ने पूछा तो उसने एक नारा दे दिया, हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे, हमारा और आपका क्या होगा, ये मैं पूछने आपसे आया। उस फकीर के पास कुछ नहीं था, और जब मौका मिला तो 10 लाख का सूट पहना था, भूले नहीं ना है। वो कहता है कि आप गरीब कमजोर बने रहिए, और 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में वो फकीर घूमता है। दिन में अगर 3 रैली होगी तो 3 बार सूट बदला जाएगा, और गरीब को इतना गरीब कर दिया। इसी देश में भाई एक बार नमक और प्याज का दाम बढ़ने पर सरकार गिर गई थी कि नहीं? पुराने लोग बताएंगे। प्याज का दाम बढ़ा था, सरकार गिर गई, और आज पेट्रोल 100 रुपया, सरसों का तेल 200 रुपया, एलपीजी सिलेंडर 1200 रुपया, और फिर भी कहते हैं हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कहां गए थे राम? हम तो ये भी पूछेंगे ना, राम तो दिल में थे, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ये कौन आ गया जिसने राम के नाम पर आपको बांट दिया, दूसरे धर्म से लड़ा दिया, और उसके नाम पर अब कह रहा है किसी के नाम पर हमको वोट दे देना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भैया ये नारा आप लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? हमारे यहाँ तो पूरा इसी पर तूफान मचा हुआ है।
अच्छा, हमने सुना था कि राम सबको लाते हैं, ये कौन आ गया जो राम को लाया है? इस पर देश में धारणा आती होती। ये इसलिए क्योंकि हमारे लोग शिक्षा नहीं पहुंची, कलम और किताब की अहमियत नहीं पहुंची, इसलिए धर्म के नाम पर वोट दे रहे। तो आपका आरक्षण नहीं छीना जाएगा तो और क्या होगा? और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, ओबीसी समाज के लोगों, एक बात इतिहास को याद करो। जब उस समय दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ आंदोलन और चौदार तालाब आंदोलन चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश से पढ़कर लौटे, ये ओबीसी का मंच है, लेकिन देखिए इस पर अम्बेडकर लगे तो थोड़ी सी बात हमें हिम्मत लेने के लिए अम्बेडकर की करनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे स्कूल में पढ़ने गए और पढ़ने के लिए स्कूल से मास्टर ने भगा दिया कि तुम अछूत हो, तुमको शिक्षा नहीं मिलेगी। तब तुम्हारा धर्म कहां था जो जाति देखकर शिक्षा देने की बात करता था? बाबा साहब अम्बेडकर रोते हुए घर आए और अपनी मां से पूछा कि मां, हमें शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती? उनकी मां ने कहा कि बेटा, हम अछूत हैं। तो उन्होंने पूछा कि कैसे पता चला कि हम अछूत हैं? मां ने कहा कि किसी किताब में लिखा है कि हम शूद्र हैं, अछूत हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बचपन में ही बोले, किताब में तो गलत भी लिखा होगा, एक दिन मुझे अगर मौका मिला तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान को इंसान के बराबर समझा जाएगा, कोई छूत और अछूत नहीं होगा। इसलिए हमारे नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ओबीसी के लोगों के घर में डॉक्टर अम्बेडकर को शान से लेके चलिएगा। इतिहास मैं आपको बताने आया हूं कि क्यों डॉक्टर अम्बेडकर हमारे नायक। 32 डिग्रियां विदेश से लेकर लौटे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसमें 4 डिग्री पीएचडी की थी और सारी डिग्री ओरिजिनल थी, एक भी फेक डिग्री नहीं। समझ गए ना? समझदार को इशारा काफी। जैसे फेक ओबीसी वैसे ही फेक डिग्री। जिसकी डिग्री झूठी, पिछले दिन उसने विद्यार्थी पर चर्चा एक कार्यक्रम किया, मन की बात, काम की बात नहीं कर, परीक्षा पर चर्चा, विद्यार्थियों से किया परीक्षा पर चर्चा। वह आदमी परीक्षा पर चर्चा कर रहा है जिसका खुद की डिग्री का पता ही नहीं है, चौथी पास है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया है या एमए किया, नहीं पता ना। हम तो चाहते थे कि आप भी पढ़ते। विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा कि कौन सा पेपर सबसे कठिन लगता है बच्चों आपको? एक शरारती विद्यार्थी खड़ा होकर बोला, बैलेट पेपर। समझ रहे ना? अरे भाई, जब तुम 56 इंच के हो और सारा देश तुम्हारे लिए एकदम जान दिए जा रहा है, तो इस बार एक घोषणा ये भी करा दो कि इस बार का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। हम भी जरा देखो, बात गलत है कि सही है? पता तो चले कि कहां जा रहा है किसका वोट। अगर हमारे वोट की कीमत नहीं तो बताइए संविधान कहां बचा है? चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन आपने देखा कि नहीं देखा? मेयर इलेक्शन में बैलेट पेपर पर मुहर मारी, 16 उनके लोग थे और 20 उनके अपोजिशन में थे। 8 वोट कैंसिल हुआ, और जो कैंसिल हो रहा था वो भी कैमरा जीवी। समझते हैं कैमरा जीवी किसे कहते हैं? हमारे कैमरामैन दोस्त हैं, जो सही समय पर कैमरे की तरफ देखे वो कैमरा जीवी है। और हम लोग तो श्रम जीवी हैं, श्रम करके यहाँ पर खड़े। वैसे ही वो पीठासीन अधिकारी सही समय पर कैमरे में देख करके ऐसे करके वोट इनवैलिड कर रहा था। 8 वोट इनवैलिड हुए और 8 विपक्षी दल के हुए। सत्ता पक्ष का एक भी वोट क्यों नहीं इनवैलिड हुआ? खेल समझ रहे ना? बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो पकड़ में तो आ गया कि चोरी हो रही थी। ईवीएम वाली मशीन से तो पता ही नहीं चलता वोट कहीं तो जा रहा है उसी को। ऐसी कैसी सेटिंग है भाई? जिन देशों ने ईवीएम बनाया वो भी अपने ईवीएम पर चुनाव नहीं कराते, और यहाँ पर ये एक अकेला सब पर भारी और गठबंधन तोड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे इतिहास बताने आया हूँ। 32 डिग्रियां लेकर, ओरिजिनल डिग्रियां लेकर डॉक्टर अम्बेडकर लौटे तो चपरासी ने फाइल फेक कर दिया। ओबीसी के लोगों, एक बहुत संवेदनशील बात आपसे कहने आया, हमें अछूत होने का दर्द नहीं सहना पड़ा था ना। अरे मैं तो ओबीसी में यादव कम्युनिटी से हूँ, और हम लोग जहाँ हैं वहां पर वो किसी से दबने वाले नहीं थे। हमारे यहाँ लोग खड़े होकर के कहे कि किसकी हिम्मत ऐसी है कि हमें शूद्र बनाएगा। हम वहां पर अपनी जमीन, जैसे यहाँ पर कुंडी किसान हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पर कमेरा लोग हैं, उनको तो कभी अछूत किसी ने नहीं बनाया। लेकिन ओबीसी समाज के लोगों, आज जरूरत किस बात की है इसको बस इशारे में समझिए। दलित समाज को मुख्य रास्ते से चलने नहीं देते, गले में मटका और पीठ पर झाड़ू। इसी महाराष्ट्र के पेशवाई जमीन की इतिहास है ना। डॉक्टर अम्बेडकर डिग्रियां लेकर विदेश से पढ़कर लौटे तो चपरासी फाइल फेक कर दे रहा था।
लौटकर उसी गुजरात में एक जगह है सयाजी बाग बड़ोदरा में, वहां बैठकर रोए थे और उन्होंने एक बात मन में सोचा कि जब मैं इतना पढ़ लिख कर लौटा, मेरे साथ इतना जातिवाद हो रहा है, तो मेरे लोग जो आज तक शिक्षा नहीं पाए उनके साथ कितना जातिवाद होगा। वो छोड़कर देश भागे नहीं, इसी देश में रहा और वहीं संकल्प लिया कि जब तक इस देश से इस जातिवाद को खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और उस डॉक्टर अंबेडकर को आज 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को वो लोग भी सर झुकाने पर मजबूर हैं जिनकी दुकानदारी नागपुर से चलती है। आप समझ रहे हैं ना? तो ओबीसी को उनसे क्या सीखने की जरूरत है? दलित समाज को जब अपना एक नायक मिला तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी, उन पर आंदोलन चलाए। और आज देखना, इस देश में जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट से छेड़खानी हुई तो 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद हुआ था, याद है कि नहीं आपको? हम लोग भी उसमें शामिल। क्या जाति जनगणना पर एक दिन पूरा भारत बंद करने की क्षमता इस देश में ओबीसी को नहीं है? आबादी 60% हम बताते हैं, और अगर हम एक दिन के लिए भारत बंद न कर पाए तो फिर तो हमको अलग अलग करके हमारा हक तो मारा ही जाएगा। हमारे ही लोग, कुछ लोग उधर शामिल होकर के उधर से हमारे लोगों के खिलाफ कानून बनाएंगे। इसलिए हमें दलित समाज से एक बात अगर सीखनी है तो इन महानायकों को याद करो। महात्मा फूले को पहली बार आपको पढ़ने को, आप तो खैर महाराष्ट्र के हैं, आप लोग हो सकता है ज्यादा जानते हो, लेकिन उत्तर भारत में महात्मा फूले को और पेरियार को पहुंचाने वाले नायक का नाम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहुंचाने वाले नायक का नाम मान्यवर कांशीराम था, जिन्होंने 85% आबादी की बात की थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और लौट के आइए, इतिहास गांव-गांव बताइएगा, हमारे ओबीसी समाज के लोगों को बताइएगा। 1948 में बैकवर्ड क्लासेस ने लखनऊ में एक अधिवेशन किया था और ओबीसी समाज का अधिवेशन था, और उसमें अध्यक्षता किससे कराई थी पता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अध्यक्षता कराई। बाबा साहब अंबेडकर ने वहां एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम ये कहने नहीं आए हैं कि हमारे रोटी और बेटी का संबंध ओबीसी समाज के लोग अब दलित समाज से बनाने लगे। आपको बनाने का मन हो बनाइएगा, नहीं बनाने का मन हो मत बनाइएगा, लेकिन आज की तारीख में इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो वो ओबीसी के साथ हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप भी अपना हक लेने के लिए एकजुट हो जाइए। ये है ओबीसी और बहुजन एकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जब ये समझ में आया कि 1931 की जनगणना के तहत इनको भी आरक्षण देना चाहिए, संविधान सभा के लोग नहीं चाहते थे कि ओबीसी को आरक्षण मिले। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि ओबीसी को आरक्षण मिले। पेरियार रामास्वामी नायकर, आप जानते होंगे, ओबीसी चरवाहा समाज का हमारा मसीहा, उसने आंदोलन किया दक्षिण भारत में, और भारत के संविधान का पहला संशोधन जो हुआ उसमें आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) ऐड किया गया कि ओबीसी को उसका हक देना होगा। और इसलिए अगर हमें ओबीसी को याद करना, अपना नायक बनाना है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ महात्मा फूले और ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार को हमें भी अपनाना होगा और उनके इतिहास में गाँव गाँव पहुंचाना होगा। आर्टिकल 340 में ही है कि ओबीसी की जनगणना अभी हो नहीं पाई। शेड्यूल कास्ट की जितनी जनगणना थी उतना उनको हक मिल गया। शेड्यूल ट्राइब को 7.5% उनकी पॉपुलेशन थी, उनको हक मिल गया। ओबीसी का पता ही नहीं था, इसलिए तय हुआ कि ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 में एक कमीशन बनेगा और वो कमीशन जांच करेगा कि ओबीसी का कितना हिस्सा है और उतना हिस्सा के हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 में इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से। 3 वजह बताई थी और इसको गांव गांव पहुंचाइएगा। पहली वजह बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी अपने इस्तीफे में कि हिंदू कोड बिल जो हम लागू करना चाह रहे थे वो ये हिंदू कोड बिल लागू नहीं कर रहे। और दूसरी वजह बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई कि ओबीसी को जो अनुच्छेद 340 के हिसाब से कमीशन बनाया जाना था, भारत की आजादी के बाद कितने साल हो गए वो कमीशन नहीं बन रहा और ओबीसी का हक मारा जा रहा है। इसलिए ओबीसी के हक मारी के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। ये हमारी और उनकी एकजुटता है। इस एकजुटता को हाथ में हाथ मिलाकर गांव गांव पहुंचाना हमारा काम। आज अगर किसी दलित पर एक लाठी उठे तो मेरे ओबीसी समाज के लोगों, आज एक संकल्प लेके जाना, ये तुम्हारी सांस्कृतिक विरासत का पीला पट्टा है। जो बुद्धिज्म में पंचशील झंडे में भी पीला रंग एक रंग है और ये प्रकृति का रंग है, ये कुदरत का रंग है और हम ओबीसी इसे अपना रंग मानते हैं।
एक वादा करना, अपने से कमजोर पर कभी लाठी मत उठाना। अगर आपकी लाठी में ताकत है तो अपने से ताकतवर से लड़ना, और अगर कमजोर पर लाठी उठे तो आप अगर सामने नहीं खड़े हुए तो माफ करिए, हम एकजुट नहीं। मेरे पिताजी पुराने कॉमरेड थे, समाजवादी थे। एक बार अंगूर खरीदने उन्होंने भेजा, और अंगूर खरीद कर मैं लाया कि मैंने देखिए 10 रुपए में 2 किलो अंगूर खरीद लिया। मुझे व्यापार करना कितना अच्छा आता है। पिताजी आशीर्वाद दो कि एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन के व्यापार करूं और पूरा देश बेच डालूं। पिताजी ने मुझे रोक करके कहा कि बेटा दूसरा अंगूर क्यों नहीं ले आया? तो मैंने कहा कि वो महंगा था। इशारे में इस बात को समझिएगा, और सबसे बड़ी समस्या आज ओबीसी की यही है। मैंने कहा कि ये अंगूर सस्ता था और दूसरा अंगूर महंगा था। पिताजी ने कहा दोनों अंगूरों में अंतर क्या था, फर्क क्या था? मैंने कहा वो अंगूर गुच्छे में था और ये टूटा हुआ था। पिताजी ने कहा कुछ समझे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर टूट करके बिखरे रहोगे तो औने पौने दाम में खरीदे और बेचे जाओगे, अगर एकजुट रहोगे तो तुम्हारी औकात ज्यादा रहेगी। और इस बात को हमें ओबीसी समाज के लोगों को गांव-गांव समझाना। हमारे लोगों को 3743 जातियों में बांटा, एक दो जातियों में नहीं। ओबीसी में 3743 जातियां। और किससे पता चली? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया, काका कालेलकर कमीशन बना। काका कालेलकर कमीशन कह रहा है कि ओबीसी को रिजर्वेशन जाति के आधार पर नहीं देना चाहिए, आर्थिक आधार पर देना चाहिए, और काका कालेलकर कमीशन लागू नहीं हुआ। अब उसके बाद 1977 में जब संयुक्त मोर्चा जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई की सरकार में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू हुआ, बनाया गया। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई, और बीपी मंडल साहब का एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के लोगों, आपको यह समझना होगा कि हमारी हकमारी किस नाम पर हुई? जाति के नाम। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ओबीसी में यादव कम्युनिटी से आते थे, जमींदार घराना था बिहार में सर, और जमींदार घराने में बहुत जमीन थी, ताकतवर थे, किसी से दबे नहीं, किसी से झुके नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो उस समय गंगा में तेल रिस गया, तेल ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो उसका तेल लीक करके गंगा में तैरने लगा, और गलती से उस पर कहीं चिंगारी लगी और आग लग गई। तो सदन में खड़े होकर एक वही मुख से जो पैदा हुआ था, उसने खड़ा होकर कहा कि जब एक शूद्र बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल खड़े होकर बोले कि देखो वो जो गंगा में आग लगी है वो तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन एक शूद्र के मुख्यमंत्री बनने से तेरे सीने में जो आग लगी है, इसे मुझे तब तक भड़काना है जब तक इस देश के ओबीसी को उसका हक न दिलवा दे। वैसे हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो पता लगाइएगा, 2017 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, हार गए चुनाव। उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, विदेश में पढ़कर आए थे, और जब अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो एक बाबा जब मुख्यमंत्री बन के वहां गया तो गंगा जल से उनका घर धुलवाया गया था। ओबीसी समाज के लोगों, उनकी नजर में हमारी औकात ये बनाई गई, और जबकि हम क्या थे? हम इस देश के शासक वर्ग थे, और हमारे लोगों ने इस देश को, भारत को रहने लायक बनाया। इस देश का संविधान किससे बना? हमारे लोगों से बना। इस देश के किसान कमेरा से बना, और जब भारत आजाद हुआ, उसको हक देना हुआ, तो ओबीसी को उसका हक नहीं मिला। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में राष्ट्रपति को सौंप दी गई, 10 साल तक वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। और आज तो हम किसी के और खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बड़ा दुश्मन जब सामने हो तो छोटे वालों के खिलाफ नहीं बोलते, माफ कर देते हैं। जैसे महाविकास आघाड़ी के खिलाफ हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि कम से कम अब ये तो नहीं करे कि आएंगे तो संविधान बदल देंगे, इसलिए इनसे हम बाद में लड़ लेंगे। लेकिन जब मंडल लागू होना हुआ तो मंडल लागू के समय उन्होंने विरोध किया और पूरे देश में आग लगाई। मंडल लागू करने वाले नायक कौन थे? बीपी सिंह। और बीपी सिंह ने कहा लाल किले की प्राचीर से 6 अगस्त 1990 को घोषणा की कि मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू। कितनी सिफारिश है मंडल कमीशन में? आप लोगों को पता है कितनी रिकमेंडेशन है मंडल कमीशन में? कम से कम ये पाठ अब हमें और आपको पढ़ना है, ताकि आगे जब लड़ाई जाएगी तो कोई हमसे पूछे कि तुम्हारा हक कितना है, तो आप ये ना कहिए कि नहीं पता। 40 रिकमेंडेशन है, 40, और एक इंप्लीमेंट हुई थी 6 अगस्त 1990 को।
नौकरियों में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन। और जैसे ही 6 अगस्त को लागू हुई, 9 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई, 13 अगस्त 1990 को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और 15 अगस्त 1990 को लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के वीपी सिंह ने कहा कि इस देश में आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, उनके नौजवानों को शिक्षा नहीं मिल रही, उनके नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनके मन में गुस्सा पलक रहा, अगर हम उनको उनका हक नहीं देंगे तो इस देश में आग लगेगी, गृह युद्ध होगा। इसलिए हम ओबीसी को उनका हक देने के लिए 27% आरक्षण लागू करते हैं। वो ओबीसी नहीं थे बीपी सिंह, आप जानते होंगे ना, लेकिन बीपी सिंह ने मंडल लागू किया क्योंकि उनके पीछे ओबीसी और एसटी कम्युनिटी के लोग शामिल थे। माननीय कांशी राम ने 600 रैलियां मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो इस नारे के साथ पूरे देश में की थी। माननीय लालू प्रसाद यादव, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान और दक्षिण भारत में करुणानिधि, इन लोगों ने मिलकर के मंडल आंदोलन की लड़ाई लड़ी। लाठियां चली थी साहब। ओबीसी समाज के लोगों, हमारे घर के अब नौजवानों को शायद पता नहीं है, क्योंकि वो जा रहे हैं कि उनके झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, जो राम को लाए उनको लाएंगे, उनको वोट देने गए। ओबीसी समाज के नौजवानों को भुला करके अगर आप सब लोग, ये जो जनगणना रथ चल रहा है, मेरी एक सलाह है, पतली पतली किताब इसमें फूले, अम्बेडकर, पेरियार और मंडल कमीशन की घर घर बांटिए और अपने नौजवानों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका नौजवान पढ़ेगा नहीं तो कौवा कान लेकर गया, वो कौवे के पीछे भाग रहा है और इधर उसका सारा भविष्य लुट जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि जब मंडल लागू हुआ तो बीपी सिंह के लिए नारा लगा था। पहले बीपी सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए तो देश में कहा गया राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। पुराने लोग जानते हो, क्योंकि इलाहाबाद के एक राजघराने के थे बीपी सिंह। और जब मंडल लागू कर दिया तो उसी बीपी सिंह को सवर्णों ने इस देश में नारा क्या दिया पता है? राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। पथराव हुआ था शरद यादव के घर पर, आगजनी करने गए थे रामविलास पासवान के घर पर। लालू यादव और तमाम लोग जो सम्मेलन करने जाते थे, उनके यहाँ उनके कार पर पथराव हो जाता। हिम्मत देखिए साहब, हमारे पुरखों ने लड़ करके मंडल लागू कराया, 27% आरक्षण। और मैं एक और इतिहास बता रहा हूं, ओबीसी को क्या समझाना है। ये झूठा ओबीसी कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री, मैं भी ओबीसी हूं। 2019 तक इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी प्रोफेसर कितने थे पता है आपको? 0 प्रोफेसर ओबीसी। 2019 में, 2024 में इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी प्रोफेसर कितने हैं? 41, केवल 41। होने कितने चाहिए? कम से कम 4000 से ज्यादा। और आपको मिला कितना? ये सवाल ओबीसी समाज के लोगों को पूछना चाहिए। तो हमारे लोग जाकर के धर्म का झंडा उठाए, क्योंकि हमने अपने लोगों को शिक्षा नहीं दी, चेतना नहीं दिया। और ये इतिहास नहीं बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले जब स्कूल खोलने गए तो ऐसा ही जो बाबा उबा घूम रहा है कथा बांचने, इसमें क्या कहता है ऐसा? ये सारे बाबाओं से पूछो कि कास्ट सेंसस करवाओगे, जाति जनगणना होनी चाहिए। अच्छा, बाबाओं की कथा सुनने जितने लोग जाते हैं ना, सबको 2 बात मेरी सलाह दीजिए। कथा सुनने जा रहा हो, जाओ, उसी बाबा से खड़े होकर पूछो कि बाबा हमको लगता है कि एक जगह मोक्ष रुका हुआ है, अगर कथावाचक कह दे कि जाति जनगणना होनी चाहिए तो हम आपको तुरंत 1 लाख रुपया चंदा देंगे। आप 10 लाख रुपया चंदा दीजिए, तब भी कथावाचक नहीं बोले जाति जनगणना, क्योंकि वो चाहता है कि ओबीसी पैर पर खड़ा रहे। चंदा जरूर दे। अब सुनिए इतिहास महात्मा ज्योतिबा फूले का। एक इतिहास का नाटक उन्होंने लिखा है, तृतीय रत्न। तृतीय रत्न नाटक में महात्मा फूले लिखते हैं कि एक आदमी बहुत परेशान था। ओबीसी के लोगों को गांव गांव समझाने की जरूरत है। बहुत परेशान था तो किसके पास गया? वही जो मुख से पैदा हुआ था, जो कहता है कि धरती पर हम उनके अवतार है, किसके? भगवान के। वो अपना नहीं बोलता। हमारे यहाँ सर उत्तर भारत में कथा चलती है कि एक आदमी जैसे कोई मर जाए तो उसकी आत्मा कहाँ जाएगी? ऊपर कहीं है ना। तो आत्मा को कौन डायरेक्ट कांटेक्ट करता है? वही जो मुख से पैदा हुआ। तो उसकी पूजा होती है। जो मर गया, हमारे यहाँ दादाजी मर गए तो वो कहा कि क्या होगा? तो कहा दादाजी की आत्मा ऊपर है। तो कहा कोई जरूरत? तो कहा दादाजी को दूध पीने की जरूरत होती है, नई गाय दे दो हमको दान। दान में नई गाय लेकर चला गया। अगले दिन, कुछ दिन बाद वही आदमी फिर लौटा।
पिताजी हाथ जोड़कर बैठे थे कि दादाजी की आत्मा कैसी है। वो आदमी बोला कि बहुत अच्छी है, नई गाय जो गई है उसका दूध दू करके दोनों टाइम को पीते हैं। एक बस दिक्कत होती है, सोने के लिए चारपाई नहीं है, जमीन पर सोते। मूर्ख कैसे बनाएगा देखिए। जब उसने कहा कि चारपाई दादाजी तक कैसे जाएगी, तो कहा हम हैं ना भगवान के अवतार धरती पर, आप हमको दोगे, हम दादाजी को दे देंगे। पिताजी अंधभक्त, पिताजी तुरंत चारपाई लेकर आए, नई चारपाई वो आदमी लेकर चला गया। तीसरी बार जब वो आदमी आया, पिताजी पूछे कि दादाजी की आत्मा कैसी, तो वो आदमी बोला कि गाय का बढ़िया दोनों टाइम दूध पीते हैं, नई वाली चारपाई पर सोते हैं। एक दिक्कत है कि जब उनको वनी से नागपुर जाना होता है तो गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी मिल जाती तो उनको आने जाने में बड़ी राहत हो जाती। गाड़ी भी दे दिया पिताजी ने। वहां जो बच्चा था वो ऐसे ही शायद किसी एल्गार मोर्चे में शामिल था, थोड़ा चेतना आ गई थी। अगली बार जब वो आदमी आया, पिताजी ने पूछा कि दादाजी कैसे हैं, तो कहा बढ़िया गाय का दूध पीते हैं, चारपाई पर सोते हैं और नई वाली गाड़ी से रोज नागपुर घूमने जाया करते हैं। वो लड़का बीच में बोल पड़ा कि पिताजी ये आदमी झूठ बोल रहा है। वो आज से खड़ा होकर के कहा क्या झूठ बोल रहा, तो कहा कि दादाजी को ये तीनों सामान मिली ही नहीं। वो आदमी गुस्से में खड़ा होकर कहा कि कैसे तुमको पता चला कि दादाजी को ये सामान नहीं मिले। तो उसने कहा ये देखो दादाजी ने हमको चिट्ठी लिख के भेजा है, बेटा तुम्हारा भेजा कोई सामान हम तक नहीं पहुंचा है। वो आदमी और गुस्से में खड़ा हुआ और कहा कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई, तो बच्चा बोला उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी, मोटरसाइकिल भेजी थी। जैसे ही तर्क विवेक आएगा, पाखंड अंधविश्वास खत्म हो जाएगा और झोला लेकर के झूठ बोलने वाला चला जाएगा। गांव में जादूगर आते थे बचपन में, पुराने लोगों को याद होगा। आजकल सारे जादूगर चुनाव जीतकर संसद में बैठते हैं। अब गांव में जादूगर नहीं आते, मिट्टी से पैसा बनाए। मेरे पिताजी जो कि कॉमरेड थे, पढ़े लिखे थे, मिट्टी ऐसे उठाया, ऐसे मंत्र फूका और पैसा बना करके फिर कहने लगा आपकी जेब में जो 10-10 रुपया है सब दीजिए जादू के नाम पर। मेरे पिताजी ने हाथ पकड़ के कहा कि जब तुझे मिट्टी से पैसा बनाने की कला आती है तो तू भीख क्यों मांग रहा है, थोड़ा मुझे भी पैसा बना कर दे और अपने भी पैसा बना के रख। जादूगर झोला लेके भाग गया। जिस दिन आप सवाल करने लगेंगे, ये धर्म की दुकान, राजनीति के नफरत की दुकान बंद हो जाएगी। और ये सवाल ओबीसी को आज की तारीख में करना है। ओबीसी को कैसे सवाल करना है कि हमको जब वोट लेना होता है तो धर्म के नाम पर लेते हो, और जब हम जाति जनगणना की मांग करते हैं तो तुम खड़े होकर कहते हो जाति होती ही नहीं। इतना सही तो हमारे ओबीसी समाज के लोगों को समझाना है। हृदय रत्न नाटक में महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा कि एक आदमी बहुत परेशान था। जब उसी आदमी के पास गया जो भगवान का अवतार धरती पर था, तो उसने कहा कि तुम्हारा जन्म पत्री देखना पड़ेगा मुझे। जन्म पत्री देखते हुए उसने कहा कि तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है, शनि ग्रह ठीक जगह पर नहीं। हमें मूर्ख कैसे बनाएगा देखिए ना, हमारा माल लूटा गया यहाँ का और हमें डर दिखाया गया वहां का, और हमारे लोग वहां के डर से। ये महिलाएं यहाँ बैठी है, मैं एक आलोचना यहाँ के मंच की कर रहा हूँ, क्योंकि अपने लोग हैं तो थोड़ा हक तो बनता है। इतने पुरुषों के बीच कम से कम आधी संख्या में महिलाएं मंच पर भी होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। लड़ाई बराबरी की अगर लड़ी जा रही है तो किसी भी तरह की गैर बराबरी से खिलाफ लड़ी जानी चाहिए। यहाँ होनी चाहिए संख्या, और घर से जितने पुरुष आए हैं उतनी महिलाओं को भी लेके आए, तब हम बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे। तो वहां पर क्या हुआ, हृदय रत्न नाटक में महात्मा फूले ने लिखा है कि वो आदमी जब दिखाया तो उसने कहा कि आप जो है शनि ठीक जगह पे नहीं है। तो कहा कैसे ठीक जगह पे आएगा, तो कहा हवन कराना पड़ेगा, 25 गांव के हमारे जात बिरादरी वालों को बुलाकर खाना खिलाना पड़ेगा। तो कहा इसमें तो बड़ा खर्चा होगा। कहा 10,000 रुपया खर्चा होगा। तो कहा इतना पैसा तो नहीं है। उसने कहा चल तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट दे देते हैं, 5,000 में तुम्हारे लिए अच्छी हवन करा देंगे। ध्यान से समझना हमारी लूट कहां पर हो रही है। जब ये वाले लूट नहीं रोक पाएंगे तो जाति जनगणना लेंगे कैसे। आज की तारीख में अगर धर्म के नाम पर सबसे बड़ा शिकार हो रहा है तो वो ओबीसी हो रहा है। आप दलित समाज में अगर वो किसी को पूछते भी हैं और पढ़ते भी हैं तो वो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते और पूछते हैं। हमारे लोग कहीं ना कहीं फंस गए हैं, इसलिए हमारी जाति जनगणना की लड़ाई अधूरी पड़ी। उस आदमी ने कहा कि 5,000 रुपए भी मेरे पास नहीं है। फिर दूसरा आदमी बोला कि अच्छा चलो 1,000 रुपया दे दो, छोटी वाली हवन करा देता हूँ, 1 महीने शनि ठीक जगह पर रहेगा, जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन कराना। उस आदमी ने कहा कि नहीं उतना भी नहीं,
कहा 100 रुपया दक्षिणा दे दो, हमको दे दोगे तो हम तुमको एक मंत्र दे देंगे, उसको पढ़ते रहना, तुम्हारा शनि ठीक जगह पर रहेगा। उसने कहा कि मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो दूसरा आदमी नाराज होकर खड़ा होकर बोला कि जब तेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। शनि कब बिगाड़ रहा है? जब जेब में पैसा। ओबीसी ने इस धरती को रहने लायक बनाया, ये सड़कें बनाई हमने, ये मकान बनाए हमने, ये मिट्टी को ईंटे में बदल करके इमारतें बनाई हमने, इस देश का संसद भवन का गलियारा बनाया हमने, अन्न पैदा करके लोगों का पेट भरा हमने, लकड़ी से काम करने वाला औजार बनाया हमने, लोहे को पिघला करके उससे हथियार बनाया हमने। और जब कलम और किताब पढ़ने की बारी आई तो ओबीसी को सबसे ज्यादा हकमारी कर दी गई और मंडल कमीशन बोला कि 52% आबादी को 52% आरक्षण देना चाहिए और मिला 27%, और उसमें भी अब भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर इस देश में ओबीसी को अगर लड़ना है तो चलो ये बात कहो कि जिसकी जितनी संख्या है 60% आबादी है कि नहीं। आप आज से कहने लगे कि ओबीसी इस देश में 70%, तो तुरंत कोई आएगा और कहेगा कि झूठ बोल रहे हो। तो आप पूछे कि सही तुम बता दो कितने परसेंट है, तो कहेगा नहीं पता, तो कोई जाति जनगणना करवाना। जाति जनगणना हो और जितना हिस्सा ओबीसी का है उतना हिस्सा अगर उसे नहीं मिल रहा है, मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें हैं और 40 में से 1 लागू हुई 1990 में, 1 लागू हुई 2006 में एजुकेशन में रिजर्वेशन, बाकी तो कहीं है ही नहीं साहब। और उसके बाद क्या हुआ? लेटरल एंट्री जानते हैं आप? लेटरल एंट्री का नाम आप लोगों ने सुना है? बैक डोर से, चोर दरवाजे से ज्वाइंट सेक्रेटरी का नाम। कोई आईएएस का एग्जाम पास कर जाए तो बहुत मेहनत करके तब वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, यानी पीएम सीएम के बाद अगर कोई देश चलाता है तो डीएम, सुना है ना? आईएएस अधिकारी, जो सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, उसमें आपको एक बड़े नेता ने पूछ दिया कि 90 में केवल 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ओबीसी के। मैं आपको एक और आंकड़ा बताऊं, पिछले 5 साल में इस देश में 340 लोग लेटरल एंट्री से सेक्रेटरी रैंक पर बना दिए गए, ब्यूरोक्रेट, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। बताइए ये ओबीसी का न्याय हो रहा है कि अपमान हो रहा है? कल क्या होगा? संविधान खत्म होगा, एग्जाम खत्म होगा, नागपुर से सूची बनेगी। जैसे नागपुर से सूची बनती है कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन होगा, वो आरएसएस का होगा, वाइस चांसलर कौन होगा, वो आरएसएस का होगा, इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, वो आरएसएस का होगा। वो लोग अपने बच्चों को डीएम और एसपी बना रहे हैं और हम लोग अपने बच्चों को धर्म बचाने के लिए भेजते हैं। इस देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और ओबीसी लोगों के घरों में आकर कहेगा कि बच्चा धर्म खतरे में है, बचाने चलना। हमारे आपके घर का बच्चा तुरंत झंडा उनका लेकर के धर्म बचाने चला गया, उसका जाति जनगणना खत्म हो गई, मंडल आरक्षण खत्म हो गया, उसको पता ही नहीं। गुटखा का प्रचार जानते हैं? गुटखा को यहाँ क्या कहते हैं? वो जो चबाते हैं तंबाकू, गुटखा ही कहते हैं ना। गुटखे का प्रचार देश में कौन करता है पता है? हीरो हीरोइन करते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, वो जो आम काट के खाते हैं कि छील के खाते हैं, चूस के खाते हैं, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू। गुटखे का प्रचार कौन कर रहा है? हीरो कर रहा है। कभी जाके पूछा है आपने कि वही गुटखा वो हीरो या उसका बेटा बेटी खाते हैं क्या? वो गुटखा खाते हैं क्या? और गुटखे का प्रचार करके पूरे देश को गुटखा खिला रहे, मुंह का कैंसर करवा रहे। ऐसे ही धर्म की बाजार चल रही है साहब। जितने नेता हैं, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, जितने व्यापारी हैं, उनका बच्चा धर्म बचाने कभी नहीं आएगा, लेकिन वो नेता जरूर आकर के बोलेगा, अरे हिंदुओं तुम खतरे में हो, जागो हिंदुओं जागो, सोए कब थे। मैं एक बात कहता हूं कि ओबीसी के लिए एक बात कहते हैं, ओबीसी ऐसा शेर है जो सोया हुआ है, उसे जगाओ मत। अगर जगा दोगे तो इस मैदान से जाकर उस मैदान में सो जाएगा। ओबीसी ऐसा सोया हुआ शेर है, ओबीसी को पता ही नहीं उसकी ताकत कितनी ज्यादा है, ओबीसी को पता ही नहीं कि उसका लूट सबसे ज्यादा हो रही है, ओबीसी को पता ही नहीं कि इस देश में जज कितने ओबीसी के बने, इस देश में ओबीसी को पता ही नहीं कि जमीन का मालिकाना हक कितना ओबीसी के पास है, नौकरी 3% भी ओबीसी को नहीं मिली है, और जिसकी आबादी 3% है उसके नौकरी 97% है। ये राज खुला जब बिहार में समाजवादी सरकार ने जाति जनगणना कराई और जाति जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया, तो पता चला 3% आबादी वाला 90% नौकरी कर रहा है और 90% आबादी वाला 3% नौकरी कर रहा है। ये देश किसका है साहब?
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है क्या? लूट लिया गया हमारा पुरखों का कमाई। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश और धन्यवाद करने आया हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो जैसे लग रहा है धर्म का राम राज्य आ गया। वहां तो किसी को चिंता ही नहीं ओबीसी को। मैं तो यहाँ सलाम करूंगा एल्गार मोर्चा के तमाम संयोजकों का, ये संयोजक महोदय का, ये हमारे साथी अनिल भाई हैं। इन्होंने हमसे कहा कि आपको आना है। मैंने कहा नौकरी छीन ली ऐसे ही भाषण देते हुए, अब तो जान के लाले पड़े साहब। हमारे यहाँ बुलडोजर चल रहा है, लोग जेल में डाल दिए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन यही बात है ना कि अगर हम भी चुप रहेंगे तो इस लड़ाई को लड़ेगा कौन? और इसलिए मैं तो आपको बधाई देने आया हूं कि अगर दहाड़ने वाला खामोश हो गया तो उसकी खामोशी सुकून नहीं, डर पैदा करती है। ओबीसी आज की तारीख में ऐसा चुप है, उसको जगाने की बात आए तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और आरक्षण मांगने वालों ने, मराठा आंदोलन के लोगों ने पूरा इतना बड़ा रैली किया कि मुंबई जाम हो गई, टेलीविजन चैनल दिखाने लगा, क्योंकि चुनाव आ गया है, खुश करने के लिए दिया जाएगा। हमें उनका विरोध नहीं है। हम उनसे भी एक अपील इस मंच के जरिए करना चाहते हैं कि मराठा आंदोलन के लोग, हमारे भाई, वो लोग अपनी मांग में एक मांग और जोड़ दें कि जाति जनगणना करवाओ और जितनी ओबीसी की आबादी है उसको पूरा % आरक्षण लागू करो, और उसके बाद जिसको जिसको ओबीसी में शामिल करना सबको कराओ। लेकिन अगर आप ये मांग नहीं कर रहे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत तो है। ये दिक्कत है ना। अगर एक ही ट्रेन का डिब्बा देखा है ना, ट्रेन के डिब्बे में अगर 72 लोगों की सीट, 272 बैठे हैं, वेटिंग का टिकट लेकर बैठे। हमारी तमाम जातियों को भी न शिक्षा मिली, न आरक्षण मिला, न वहां पढ़ने गए। वो तो अभी हाथ से श्रम करके मुंह पे इतना मेहनत करते हैं कि मुंह में खाना चला जाए, और उसी में आप कह रहे हैं कि अब इसमें 10% लोग और जाएंगे। तो भाई नहीं, अब इसमें 2-3 डिब्बा और एक्स्ट्रा जोड़ना होगा, और जितना सीट है उतना डिब्बा सबको अलॉट करना होगा। ये ओबीसी की सबसे बड़ी लड़ाई। और इसलिए उलझिएगा मत। मैं आखिरी में 2-4 बातें कह के, चूंकि काफी वक्त हो गया, मैं आपको सलाम करने इसलिए आया हूं कि आप धर्म पर हमें कोई बात ही नहीं कर रही। मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं पाखंड पर बोल रहा हूं। पाखंड पर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे लोगों को हमें समझाना है धर्म हमारे दिल में। ये पीला रंग क्यों माना जाता है ओबीसी का रंग? हमारे पुराने लोग जानते होंगे, फिर से मैं कह रहा हूं, ये प्रकृति का रंग है। ओबीसी के लोग प्रकृति को पूजते हैं। हमारे यहाँ शादी होती है तो हल्दी से होती है, दही से होती है, दूध से होती है। हमारे यहाँ फसल पैदा होती है तो हम फसल की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ धान रोपा जाता है तो उसके गीत गाए जाते हैं। हमारे यहाँ लकड़ी का काम होता है तो वहां गीत गाए जाते हैं। हमारा देवता हमारे दिल में था, हमारा देवता हमारे गांव में था, हमारा देवता हमारे अंदर था। और ये हमारे बाहर ला करके देवता के नाम पर लड़ा रहे ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा रोजगार छीना जा सके। एक कहानी मैं सुनाना चाहता। एक जंगल में शेर राजा था। एक गधा से एक बाघ का झगड़ा हो गया। बाघ ने कहा कि घास किस रंग की है? तो गधा बोला नीले रंग की। बाघ बोला नहीं रे मूर्ख गधा, तू गधा है, घास हरे रंग की है। गधा बोला नहीं, घास नीले रंग की। बाघ बोला नहीं, घास हरे रंग की। दोनों लड़ने लगे। शेर के पास गए कि राजा साहब, आपके राज में बड़ा अन्याय हो रहा। शेर बोला क्या अन्याय हो रहा? तो बाघ बोला कि ये गधा कह रहा है कि घास नीले रंग की है, नीली घास कहाँ होती है? तो गधा बोला कि नहीं साहब, ये घास हरी नहीं नीली है, आप सजा सुनाइए। तो शेर ने बाघ को सजा सुनाई कि अब इस बाघ को 1 साल तक जंगल के बाहर जेल में रहना पड़ेगा। बाघ जेल में चला गया। अगर आपको कोई आज का राज याद आ रहा हो तो अपने नेताओं का नाम वहां जोड़ लीजिए कि कौन राजा होगा। अब मैं उससे और ज्यादा बोलूंगा नहीं। बाघ 1 साल बाद लौट कर आया। शेर राजा था। शेर से पूछा कि भाई आप शेर हो, आप देख रहे हो घास हरे रंग की थी, गधा झूठ बोल रहा था, फिर भी आपने मुझे सजा दे दी। शेर बोला और ओबीसी समाज के लोगों इस बात को गांव-गांव पहुंचाना। शेर ने बोला कि ये सजा तुम्हें इसलिए नहीं मिली कि तुम गलत थे, मैं भी जानता हूं घास हरे रंग की है। ये सजा इसलिए मिली कि तू अपना समय गधे से बहस करने में खर्च कर रहा है।
जबकि तुझे काम कोई और करना था और तू चला गया गधे से बहस करने की। घास हरी है कि नहीं है? हमारे लोग अपना समय कहां खर्च कर रहे भाई? मौको जो भगवान है वो आपके अंदर है। महात्मा कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। इसलिए आपका राम आपके दिल में है। वो लोग कहते हैं कि हम राम राज चलाएंगे, आप उनसे कहिए कि राम को आप रख लो, राज हमें दे दो। इस देश के 60% ओबीसी का इस देश में 60% राज होना चाहिए। ये ओबीसी समाज की सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए। और ये मांग कब पूरी होगी? जब जाति जनगणना होगी। और जाति जनगणना होने के लिए अब वक्त आ गया है। इस यलगार मोर्चे को और बड़ा करिए। गांव गांव जा रहा है आपका रथ। सुने हैं वो कथावाचक आया था तो 2 करोड़ रुपया चंदा जुटा कर ले गया है। झूठ कर रहा हूं कि गलत? 2 करोड़ रुपया ले गया ना। हमारे लोगों से एक चुनौती है कि अगर इस ओबीसी समाज के लोग अगर 2 करोड़ रुपया इस तरह के ओबीसी मोर्चे को दे दे तो पूरे देश में जाति जनगणना का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। भैया अपना पैसा कहां लगा? घर में बच्चा बीमार, पढ़ने के लिए कलम मांगता कि मम्मी हमको पेन चाहिए, कहते हो चुप रहो, ये कई पेंशन से काम चलाओ, बहुत गरीबी है। पापा हमें किताब चाहिए, अब नहीं खरीद के देते। लैपटॉप चाहिए, अब नहीं खरीद के देते। और एक बाबा आके कहता है कि पूर्व जन्म में तुम कुत्ते बने, अगले जन्म में तुम मच्छर बन जाओगे। आप डर गए, हुजूर मच्छर से कैसे बचेंगे? तो कहा कि जेब में जितना रखा है उतना चढ़ाओ। हमारे यहाँ कथावाचक आया, मैं क्यों कथावाचक पे कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं? हमें यह समझाने की जरूरत नहीं कि ओबीसी को जाति जनगणना कितनी जरूरी है, लेकिन हमारे लोग जाति जनगणना की मांग कहाँ कर रहे हैं? वो धर्म के जाल में फंसे हुए हैं। उनको वहां से निकालेंगे तब ना सही जगह पे लगेगा। धर्म आपके दिल में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नास्तिक नहीं बनना। हम तो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति पूजक बने रहेंगे। हमारा देवता हमारे दिल में है। ये मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई न महात्मा फूले ने लड़ी, न बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, न बीपी मंडल ने लड़ी, न मानवर कांशीराम ने लड़ी। हमारी लड़ाई कलम और किताब की है, शिक्षा रोजगार की है। इसलिए हम कलम और किताब बचाने की लड़ाई में शामिल होंगे। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अंधविश्वास और पाखंड में हमारे लोगों को एक बात कहने की जरूरत है कि वो आज जहां देखो पाखंड के बीमार बैठे हैं, जहां देखो अंधविश्वास के बीमार बैठे हैं। हजारों लुट गए, लाखों यहां तैयार बैठे हैं। करके जवानी बर्बाद ऐसी बाबाओं के पीछे अब आके हमसे कहते हैं भैया दुआ करो बेरोजगार बैठे। आपने अपना समय, अपना पैसा तो धर्म और पाखंड में लगा दिया। आप कलम और किताब में लगाइए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह जो सबसे बड़ी लड़ाई आखिर में लड़ी गई 1931 के बाद पहली बार बिहार में जाति जनगणना हुई। बिहार में जाति जनगणना होने पर पता चला कि उनकी आबादी 10% है, जिनकी आबादी 2.5% है उनकी नौकरी 32.5% है, जिनकी आबादी 3.5% है उनकी नौकरी 40% है, और जिसकी आबादी 63% है उसकी नौकरी 14% है। ये ओबीसी है, जिनको पता ही नहीं कि उनकी आबादी कितनी है और उनको नौकरी कितनी मिली। जमीन का मालिकाना हक। और जाति जनगणना क्या देगा? जातियों में केवल जाति की गिनती नहीं होगी, जाति के साथ ये गिनती होगी 100 रोटी अगर इस देश में थी तो 100 रोटी 100 लोगों को बंटनी चाहिए थी। 3 लोगों ने 90 रोटी कब्जा कर लिया। ओबीसी सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। नारा याद होगा सबको, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था। ओबीसी समाज का आंदोलन आगे बढ़ा। उत्तर प्रदेश का हाल बता रहा हूं, जहां आजकल हमारे ही लोग धर्म में फंस गए। उत्तर प्रदेश में नारा लगा कि 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी सबकी शिक्षा एक समान, और सबकी शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो
बजट का 10वां हिस्सा हो और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी। ये समाजवादी आंदोलन का नारा है। इसलिए मैं आपके आंदोलन में ये समर्थन देते हुए कह रहा हूं, ओबीसी की लड़ाई के लिए बिहार ने एक रोशनी जगाई थी। जाति जनगणना हुई, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होने जा रही है। कर्नाटक वाले भी करने वाले, नहीं करेंगे तो हम लोग उन पे भी दबाव डालेंगे। मैंने आरटीआई लगाई थी देश के विश्वविद्यालयों में। आज की तारीख में देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4% ओबीसी है। 596 वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के होते हैं, उसमें 36 वाइस चांसलर ओबीसी के केवल हैं। परसेंटेज पता हुआ कितना? 5% से भी कम। और पॉपुलेशन 60%। अरे भैया, आप कहां सोए हो? आपको प्रोफेसर नहीं, आपके डॉक्टर नहीं, आपके इंजीनियर नहीं, जमीन पर आपका मालिकाना हक नहीं, और आप जा रहे हो कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, फलाने आएंगे। नहीं भाई, आपके बच्चों का भविष्य लूट रहा है। शिक्षा बर्बाद कर दी गई, कलम और किताब खतरे में है। बिहार की जाति जनगणना का आंकड़ा मैं पढ़ना चाहता हूं, और बिहार ने जब यह आंकड़ा जारी किया, 63% ओबीसी पॉपुलेशन, रिजर्वेशन की लिमिट इंक्रीज कर दिया। और आज की तारीख में देश में अगर सबसे ज्यादा आरक्षण लागू है तो 75% रिजर्वेशन बिहार में लागू है। तो जिले इलाही को समझ में आ गया कि ऐसे अगर ओबीसी जा गया तो धर्म के नाम पर अयोध्या मथुरा काशी कौन करेगा? ये लड़ाई तो भाई ओबीसी लड़ता है। ओबीसी को भी लगता है हमारा अवतार ही भगवान राम का अधूरा काम पूरा करने के लिए। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पैदा किया था कि तू कलम और किताब लेके पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा, जगह जमीन आगे बढ़ाएगा। भगवान के काम के लिए तुमको नहीं, संविधान के काम के लिए तुमको पैदा हुआ। और आज 10% आरक्षण दे दिया ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस को 10% दे दिया। और आबादी कितनी है ईडब्ल्यूएस के लोगों की? मैं तो कह रहा हूं 10% आबादी, 10% आबादी को 10% रिजर्वेशन दे दिया। एक बात आप जोड़िए यहां से, जाति जनगणना करवा कर यह पता लगाओ कि सवर्णों की आबादी अगर 2% और बची है तो 10% ईडब्ल्यूएस को बढ़ा के 12% कर दो। लेकिन उसके बाद जितना रिजर्वेशन बचा है 100% रिजर्वेशन ओबीसी, एससी, एसटी सबको मिलेगा। तब जाकर के इस देश में सबका भारत बनेगा। सबको रिजर्वेशन जितना आबादी उतना देना होगा। और आखिरी बात, केवल रिजर्वेशन से लड़ाई नहीं जीती जाएगी। पूरी शिक्षा, पूरी नौकरी बेचने का। और पार्लियामेंट में तो आपका रिजर्वेशन है ना, वहां तो आपके सांसद विधायक चुन के जाते नहीं। इसलिए मैं जाते जाते एक दो बात कहकर के विदा लेना चाहूंगा कि आज की तारीख में ओबीसी सबसे बड़ी कौम है जो अगर जाग जाए तो पूरे भारत का भला हो जाए। पिता जब गुजरने लगा तो 4 बेटे जो रोज लड़ते थे, बुलाकर चारों को एक एक लकड़ी दिया। पुरानी कहानियां हैं साहब। चारों बच्चों से कहा कि तोड़ दो। चारों बच्चों ने लकड़ी तोड़ दी। पिता ने लकड़ी का गट्ठर बना कर दिया, कहा अब तोड़ो। चारों बारी बारी तोड़ने लगे, नहीं टूटा। पिता ने कहा एकजुट रहोगे तो बचोगे, टुकड़े टुकड़े में बिखर गए तो अकेले एक एक करके मारे जाओगे। ओबीसी समाज के लोगों, हम जातियों में नहीं बटे थे। अगर मैं थोड़ा इतिहास पीछे ले जाऊं तो जितने लोग हाथ से श्रम करते हैं ना, वो सब इस मुल्क के कमेरा लोग। तो जितने ओबीसी हैं वो सब आपस में भाई बहने एक जैसे हैं। इसलिए जाति को खत्म करिए और जमात में बदलिए, और सारे ओबीसी एक साथ खड़े होइए और एक साथ खड़े होकर के इस देश में एक ही नारा बुलंद करिए, हमारा जितना हक है उतना हमें मिलेगा। मैं आया तो यहाँ नारे लग रहे थे, जय ओबीसी, जय संविधान। मैं खुश हुआ इस नारे से। ये संविधान हमारा है। एक वादा करिए, धर्म के नाम पर आग लगाने वालों को भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, एक वोट मत दीजिएगा, वरना ये चुनाव जीत करके हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। इसलिए 10 बातें अगर हमारे में हैं, 10 में 5 जगह हमारी बातें नहीं मिल रही हैं,
तो 10 में 5 जगह के बाद 5 बातों के नहीं मिल रही, हमारी और आपकी मेल नहीं खा रही, और 5 बातें मेल खा रही। 5 बातें उत्तर प्रदेश में भी वही है जो महाराष्ट्र में है, जो वही केरल और आंध्रा में है। आगे आकर के इन 5 बातों पर एकजुट हो जाओ, हम बचेंगे तो बाकी 5 का मेल बात ना करें। इसलिए अब जाते जाते हमारे एक वरिष्ठ साथी ने पकड़ा दिया कि आजकल भारत रत्न बांटा जा रहा है। रेवड़ी जानते हैं, समझते हैं? पहले रेवड़ी बांट रहे, थोड़ा तुम रख लो, थोड़ा तुम रख लो, अच्छा थोड़ा तुम भी रख लो। उधर एक बच्चा नाराज हो रहा, हमको नहीं मिला, अच्छा बेटा तुम भी रख लो, और रेवड़ी की तरह भारत रत्न बांटा गया। कल्पना करिए कि जिस देश में भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को देने में 40 साल लग गया, और बाबा साहब अम्बेडकर को जो भारत रत्न मिला, वही भारत रत्न रथ यात्रा निकालने वाले को मिल जाए तो ये सम्मान बढ़ाया है कि क्या हुआ? भारत रत्न तो वो है जो सबका होगा ना। अब चुनाव आया है तो नियम कानून तोड़ करके सबको दिया जा रहा है भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री रहे देश। चौधरी चरण सिंह का नारा था कि टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये भारत देश हमारा है। और आज अगर वो चौधरी चरण सिंह होते तो कहते अंबानी अडानी की जागीर नहीं, ये भारत देश हमारा है। और जो अंबानी और अडानी के हाथों देश को बेच रहे हैं, वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हैं। और कल वहां किसान आंदोलन करने दिल्ली आ रहे तो उनके रास्ते में कील लगा रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, ट्रैक्टर के लिए गांव गांव प्रचार कर रहे। अगर कोई किसान आंदोलन दिल्ली लेकर ट्रैक्टर गया तो उसका ट्रैक्टर जब्त कर लेंगे, उसको जेल में डाल देंगे। और चौधरी चरण सिंह का पोता कहता है, हमें फलाने जी में चौधरी चरण सिंह की याद आती है। पहचान रहे हैं ना? नोटबंदी के पैसे से कहीं आपके यहाँ की पार्टी तोड़ी गई, आधी रात को विधायक बनाया गया, उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? जेल में जाइंग, चक्की पीसिंग, हैंड पीसिंग। ये किसका नारा? प्रधानमंत्री का। और जिसके लिए कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी है, उसको वॉशिंग मशीन में डाला और भ्रष्टाचार खत्म किया, बीजेपी ज्वाइन कराई और डिप्टी सीएम बना करके उसके बगल में मंच शेयर कर रहे। और वहां एक मुख्यमंत्री असम का बैठा हुआ, उसके घर ईडी जाती थी, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया उसके घर में वो ईडी खत्म हो गई, अब कानून खत्म हो गया। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। क्या इस देश के लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा? सारा भ्रष्टाचार केवल विपक्षी पार्टी में है। और वही किसान आंदोलन में दूसरा भारत रत्न दिया गया हरित क्रांति वाले स्वामीनाथन को। तो स्वामीनाथन को भारत रत्न, और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं करा रहे। क्या कह रहे थे स्वामीनाथन? एमएसपी लागू करो, लागत का 2.5 गुना उनको मुनाफा मिलेगा। भाई और बहनों, हमको वोट दो, 2022 तक इस देश में हर किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। अपनी पार्टी का आमदनी दुगनी कर दिया। देश पर कर्जा 2014 में 51 लाख करोड़ रुपए था, आज इस देश पर कर्जा 200 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा बढ़ गया। अपने दोस्तों को 12 लाख करोड़ रुपए एनपीए माफ कर दिया, और जो अंबानी अडानी को पूरा देश बेच रहे। और किसान को कर्जा माफ नहीं किया, आमदनी दुगनी नहीं हुई, किसान फिर से आंदोलन करने सड़क पर उतर गए। जब किसान आंदोलन करने आए, और किसान कौन है भाई? ओबीसी तो है, ज्यादातर किसान कौन है? वो हम ही आप लोग हैं। इसलिए किसान नौजवान, भारत का कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। ये देश हमने बनाया है। इसलिए अब बहुत बातें हो गई, बहुत देर भी हो गई है। इसमें कुछ रखा भी है, मैं रख लूं क्या इसमें? मैं पढ़ लिया आपका, यही तो लिखा है, स्वामीनाथन आयोग, कृषि मुख्य आयोग, 5 मिनट इसमें बोल दिया। अब इससे ज्यादा क्या बोले? अब देश के प्रधानमंत्री तो है नहीं, घंटों बोलते रहे और झूठ पे झूठ बोलते रहे। भाई हम लोग को मन की बात नहीं करनी, हमें काम की बात करनी। और काम की बात में आपकी बात से सहमत हूँ। खेती किसानी बर्बाद होगी। मैंने एक किताब लिखी, मैं किताब को प्रचार नहीं करूंगा, आखिरी बात मैं विदा लूंगा, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। 14 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा।
मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द बैच, और शो ऑफ नहीं कर रहा, मगर मेरे ही प्रोफेसर ने मुझे बुलाकर कहा कि अहिरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। अब आप सोचिए साहब, उनकी निगाह में हमारी क्या हैसियत थी। जब मैं पढ़ाने लगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया। हमारे लोग गुलाम बनकर तो उनके मंत्री बने, विधायक बने, वहां जाकर के पद ले रहे। जो बिक गया, झुक गया, वो उनके यहाँ मंत्री बन गया। लेकिन अपने आसपास पहचानिएगा, ऐसे विपरीत मौसम में भी जो अड़कर डट कर खड़ा है, उसका साथ दीजिए, उसको हिम्मत दीजिए, वही आपके बच्चों का भविष्य बचाएगा। आज भी जो नहीं बिका, जो नहीं डरा, वही आपका अपना। जंगल में आग लगी साहब, ये आखिरी किस्सा सुनाकर जाऊंगा और मैं मांग करता हूं आपके इस समर्थन के साथ। मंडल कमीशन, जब तक जाति जनगणना नहीं हो रही है तब तक ओबीसी की आबादी अगर 52% है तो 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन दो, तब जाकर के किसी को इसमें शामिल करो। ये क्लियर कट मांग हमारी है और इस मांग के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि बाकी सब हमारे भाई। आप जिसको लाना चाहते हो लाओ, लेकिन सीमा बढ़ानी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जब कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, तो इस बार उसको एक वोट देने के पहले कहिएगा, वोट हमारा उसी को पड़ेगा जो ओबीसी की बात करेगा। इसलिए पहली मांग ये है कि जब तक जाति जनगणना नहीं हो, आसान भाषा में समझाइएगा गांव का, कि अगर हमारी आबादी 52 है तो हमें नौकरी 52% चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे शिक्षा में, एजुकेशन में, जमीन का मालिकाना हक में, धन संपत्ति में हिस्सेदारी हमारी 52% हो। और अगली मांग हो कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना होगी तो पता चल जाएगा। हमारे ही लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी पूरे बदन ढकने के लिए कपड़े नहीं है। कई बात है कि नहीं, उनके घर का कोई बच्चा शायद अभी स्कूल भी नहीं गया। हमारे बदन पर अच्छे कपड़े हैं, हमें आपने बुला के सम्मानित किया क्योंकि हमारे हाथ में कलम और किताब आई थी। हमने मंडल कमीशन और संविधान पढ़ा, इसलिए हमें यह सम्मान मिल रहा। लेकिन जिसके हाथ में कलम और किताब नहीं आ पाई, उसमें उसका क्या दोष था। और इसीलिए मैंने 14 साल की यात्रा पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है प्रोफेसर की डायरी। मैं किताब खरीदने को नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपसे कहूंगा, कहीं भी मिले, खरीद सकते हो तो एक बार मेरी किताब जरूर पढ़िएगा। कलम और किताब कैसे बर्बाद कर दी जा रही है, इसका कहानी मैंने कही। क्योंकि मुझे नौकरी से निकाला इसलिए नहीं, क्योंकि अगली बार मेरी आने वाली पीढ़ी को भी कलम और किताब मिलेगी कि नहीं, इस बात को कहने के लिए मैंने ये किताब लिखी है कि विश्वविद्यालय बचेंगे तभी आने वाली पीढ़ी पढ़ाई करेगी। तो जो बच्चे हमारे ओबीसी घरों के, इन गांवों में, मोहल्लों में जाकर देखिए, सबसे कच्चे रास्ते किसके घरों के हैं? हमारे लोगों। पक्के सड़कें नहीं, पक्के मकान नहीं, उनके घर के बच्चे स्कूल जा नहीं पाए। और हमारे लोगों के पास बदन पर कपड़े हैं, और हम केवल इसलिए पिक गए क्योंकि एक मंत्री पद मिल गया, कोई कैबिनेट मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गया। भाई, इस देश में जाने कितने मंत्री विधायक बने और चले गए, कोई किसी का नाम नहीं लेता है। अगर कोई नाम लेता है तो अपना घर कुर्बान करके विचारों की लड़ाई लड़ने वाले बीपी मंडल का नाम लेता है, लोहिया का नाम लेता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेता है। डॉक्टर अम्बेडकर के 4 बच्चे मर गए, पत्नी कम उम्र में मर गई, डॉक्टर अम्बेडकर भी कम उम्र में गुजर गए। वो चाहते तो अपना घर बना लेते, लेकिन तब अम्बेडकर नहीं बन पाता। आधी रात को ब्रिटेन का एक पत्रकार आया, डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने गया और रात में जाग करके लिख रहे थे। पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप सोए नहीं? अम्बेडकर ने कहा कि मेरा समाज सो रहा है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। मैं अपने समाज को जगाने के लिए अपनी नीयत को कुर्बान कर रहा हूं। उस कुर्बानी का ये सलाह मिलेगा कि हमारे लोग धर्म के नाम पर वोट देंगे और ओबीसी का इतना हक मार जाएगा, हम बचा भी नहीं पाएंगे इसे। केवल इसलिए कि ये आयोजक महोदय बैठे हुए एक रैली निकालेंगे तो कल को इनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। बचाने कोई नहीं आता है साहब। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए।
अगर जिस दिन हिम्मत मिल जाए कि हम यहाँ पर लाखों की तादाद में खड़े हैं, मुझे लगता है अगली रैली नागपुर के दीक्षा भूमि में करिए ओबीसी समाज की, हम उसमें आएंगे, अपने जेब का पैसा लगा करके उस रैली में शामिल होने आएंगे। लेकिन अपने लड़ने वाले लोगों को हिम्मत तो दीजिए, इनकी ताकत तो बनिए। कोई एक व्यक्ति अगर मुकदमा किसी के ऊपर हो तो उसके साथ खड़े तो होइए। अगर हम अपने लड़ने वाले लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कैसे बचाएंगे? और इसलिए वो जो आखिरी व्यक्ति जिसके पास कलम किताब नहीं पहुंची, उसकी भी लड़ाई हमें लड़नी है। एक पेड़ पर आग लग गई साहब, आखिरी वाक्य सुनिए। एक बात गांव गांव जाकर दीवारों पर लिखिए, ये जितनी दीवारें हैं, जेपी आंदोलन चला तो नारा लगा गरीबी हटाओ, नारा लगा भ्रष्टाचार हटाओ। आज आइए और पूरे देश की दीवारों पर लिख दीजिए, संविधान बदलने की बात करने वालों को देश में सत्ता से हटाओ। और तब जाकर के 24 में अगर आपने सत्ता बचा ली तब बचेगा, वरना 24 के बाद इस देश में कोई चुनाव भी होगा या नहीं होगा, इसका कोई कारण नहीं। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो चुनाव किस बात का होगा? और चुनाव होगा तो वैसा होगा, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें मालूम है हमारा ही गुनाह निकलेगा। इसलिए मेरे लोगों, अब वक्त सोने का नहीं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। उतने लोग 3% आबादी वाले जाग गए, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे दिए। 60% आबादी वाले जाग जाएंगे तो 52% आबादी को रिजर्वेशन भी लेंगे और जाति जनगणना भी कराएंगे। क्योंकि आपकी ताकत तो इतनी बढ़ गई कि जो जनगणना 2021 में होनी थी अभी तक नहीं हुई। केवल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अब की अगर होगी तो जाति जनगणना करानी पड़ेगी। एक धक्का और दो और इस जालिम को सरकार से निकाल दो, उसके बाद हमारी सरकार हो, हम जाति जनगणना भी कराएंगे और जिसको जितना हक होगा उसको उतना हक मिलेगा। लेकिन साहब अगर हम एकजुट नहीं हुए ना, आइए इस महाराष्ट्र की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की लड़ाई से जोड़ें, बिहार की लड़ाई को बंगाल की लड़ाई से जोड़ें, आंध्र प्रदेश की लड़ाई को, तेलंगाना की लड़ाई को गुजरात और राजस्थान के ओबीसी लोगों से जोड़ें। हैशटैग चलाइए, दीवारों पर लिखिए, जाति जनगणना नहीं तो वोट नहीं, जाति जनगणना नहीं तो चुनाव नहीं, जाति जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं। तब जाकर के देखिए, जिसके जो बच्चा रोता नहीं घर में ना, उसको लाड दुलार भी ज्यादा नहीं मिलता। सीधी सी बात है, हक मांगने से भीख मिलती है, हक और अधिकार लड़कर छीना जाता है। हमारे लोगों ने हक और अधिकार लड़कर छीना था साहब। इसलिए इसमें तादाद से घबराइएगा मत संयोजक महोदय। ये जो कुर्सियां खाली हैं, इस बात का इतिहास नहीं लिखा जाएगा कि इतना बड़ा मैदान भी भर नहीं पाया। इतिहास इस बात का लिखा जाएगा कि जिस समय लोगों को जेल में डाला जा रहा था, मुकदमे किए जा रहे थे, गोली पंसारे और कलबुर्गी यही मारे गए ना, दाभोलकर और गौरी लंकेश यही मारी गई ना। उस जगह पर खड़े होकर ये इतने से जुनूनी लोग, जब क्रांति की बात होगी लोग पूछेंगे कि ये भीड़ काफी नहीं, तो मैं जाकर बोलूंगा क्रांति के लिए एक आदमी भी काफी होता है, बशर्ते कि वो ताकत और हिम्मत से खड़ा हो जाए। इसलिए अगला कार्यक्रम फिर करिएगा, तब तक इस आंदोलन को रुकने मत दीजिए जब तक जाति जनगणना के मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन न खड़ा हो जाए। और मैं एक ही गुजारिश करके जा रहा हूं, एक पेड़ पर आग लगी साहब, हमारा फर्ज ध्यान से समझिएगा, उस पे कुछ चिड़िया उड़ गई, थोड़ी सी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठे बैठे जलने लगी। एक कवि ने कविता लिख करके पूछा, आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। समझ गए ना? इसके बाद जो चिड़ियों का जवाब है वही मेरा जवाब। फल खाएं इस वृक्ष का, गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। इस देश में संविधान का लाभ लिया हम, इस देश में मंडल कमीशन का लाभ लिया हमने, सरकारी स्कूल सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पढ़ी हमने, सरकारी अस्पताल से दवाई ली हमने, इस देश में खेती किसानी का फायदा लिया हमने, इस देश में मान सम्मान लिया हमने। तो जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो कोई और देगा क्या? इसलिए कुर्बानी भी हमसे
अगर हमारा वक्त मांगेगा तो कफन सर पर बांधकर इस पीले रंग के अपने लिबास को सर पर कफन की तरह बांधिए। जंगल में आग लगी तो चिड़िया चोंच के बूंद से पानी डाल रही थी। हमारे ओबीसी समाज पर फिट बैठता है। बाकी चिड़िया बाहर बैठकर देख रही थी, जैसे इस कार्यक्रम को बाहर बैठकर बहुत सारे ओबीसी देख रहे होंगे। कार्यक्रम कामयाब नहीं हुआ, कुर्सी खाली थी, फेल हो गया, अब नहीं चल पाएगा एल्गार परिषद, तरह तरह की बातें आपके ऊपर होंगी। आप यही बात जाकर उससे कहिएगा। सारी चिड़िया बैठकर हंस रही थी कि तेरे एक बूंद पानी से इतनी बड़ी जंगल की आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया के जवाब में मेरा जवाब शामिल है कि मैं जानती हूं कि मेरे एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसी बात को कह करके मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं और इस एल्गार मोर्चे से, एल्गार परिषद से यलगार होना चाहिए कि इस देश में ओबीसी समाज के साथ अब एकजुटता होगी। हम जाति नहीं देखेंगे, हम जमात में तब्दील होंगे और झूठे मक्कार ओबीसियों को पहचानिए। कुल्हाड़ी में लगी जंगल की लकड़ियां, जब कुल्हाड़ी जंगल में गई तो लकड़ियों से कहने लगी कि लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दो, इसमें लकड़ी तो तुम्हारे ही बीच के लगी है। और लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ दिया कि वही हमारी जाति वाला तो वोट मांगने आया था। प्रधानमंत्री भी तो बेचारा हमारी ही जाति का, हमारा आमदार खासदार भी हमारी ही जाति का। लेकिन जो संविधान विरोधी के खेल में खड़ा हो, हाथ उठाइए। अगर आपके और हमारे घर का सगा भाई भी अगर संविधान विरोधियों के साथ खड़े होकर वोट मांगने आएगा तो उसे वोट नहीं देंगे। ये वादा करते हैं क्या? आपका वोट उसे पड़ेगा जो संविधान बचाने की बात करेगा। आपका वोट उसे पड़ेगा जो जाति जनगणना की बात करेगा। आपका वोट उसे पड़ेगा जो 52% आबादी को 52% हिस्सेदारी देने की बात करेगा। आपका वोट उसे पड़ेगा जो मंडल की बाकी बची 38 अनुशंसाओं को लागू करने की बात करेगा। आपका वोट उसे पड़ेगा जो शिक्षा की बात करेगा। आपका वोट उसे पड़ेगा जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने की बात करेगा। आपका वोट उसे नहीं पड़ना चाहिए जो धर्म के नाम पर आपका केवल दोहन करने आए। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ अगली बार जहां ये लड़ाई होगी, आपका ये छोटा भाई आपके साथ खड़ा मिलेगा। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान और जय ओबीसी।